दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अपराध की मंजिल। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स हैं। तो पढ़ते हैं इसको। अपराध की मंजिल। दरवाजा खोलते ही बाहर की सी आहट को सुनकर सुलभ सतर्क उठा। इस समय इंस्पेक्टर बैरी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? मुझे इस तथ्य से सावधानी से निपटना होगा। हेलो इंस्पेक्टर बैरी। हेलो। मेरा आगमन अच्छा नहीं लगा क्या? कहीं जा रहे थे मिस्टर सुलभ? आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर है यस। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो किसी का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बैरी ने ठाका लगाया, मगर इस ठाके में प्रतिद्वंदिता की झलक थी। फिर उसका स्वर भी गंभीर हो उठा। मिस्टर सुलभ, किसी पुलिस ऑफिसर की आकृति किन्हीं खास लोगों को एकदम ही चौंका देती है। इंस्पेक्टर बैरी के कहने के लहजे पर सुलभ के दिल ने उसे भीतर तक सतर्क कर दिया। इस शैतान से तुरंत ही पीछा छुड़ाना होगा। मुझे अपने चेहरे के भाव को भी सामान्य बनाना होगा। इस पाजी इंस्पेक्टर में किसी के चेहरे के भाव पढ़ लेने की अद्भुत क्षमता है। अपने दरवाजे पर किसी पुलिस ऑफिसर को इस तरह रास्ता रोक के खड़ा देख चौंकना क्या अस्वाभाविक नहीं है इंस्पेक्टर? तभी इंस्पेक्टर बैरी की नजर सुलभ के हाथों में लगे किसी लिजे पदार्थ पर पड़ी। आपके हाथों में साबुन लगा है? सुलभ के दिल से आवाज उठी। सावधान सुलभ, यह तथ्य बहुत ही चालाक है। अगर यह आसपास मंडराए तो पता ही नहीं चलेगा कि कब डंक मार गया। क्या हाथों में साबुन लगाना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, मगर हाथों में साबुन लगाकर घर से बाहर निकलना जरूर विचित्र है। सुलभ की आवाज में उकताहट के भाव थे। और वह क्या है? हे भगवान, इसकी दृष्टि अपने मतलब का सामान तुरंत ही खोज निकालती है। इंस्पेक्टर बैरी ने अंदर पहुंचकर वह वस्तु उठा ली। इस कदर मसला कुचला साबुन। और फिर इंस्पेक्टर बैरी उस साबुन का किसी पार्क की जोरी का समान निरीक्षण करने लगा। यह इस्तेमाल हुआ नहीं लगता, मगर इसका मलिदा पूरे साबुन की बट्टी जितना नहीं है। शेष का क्या हुआ? अपने मैत्र को काटकर दे दिया और इसका मलिदा मेरे पांव के नीचे आकर बन गया। कब? कुछ ही देर पहले। मगर मुझे तो इस तमाम फर्श पर साबुन का निशान दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और फिर तुरंत ही उसने कठोर स्वर इख्तियार कर लिया और सुना, इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे किसी भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। इंस्पेक्टर बैरी उसके मनोभावों का गहराई से अध्ययन कर रहा था। और फिर वह अपने पुलिस या रौब की भाषा में बोला, सुनो जवान, मैंने जांच किया है। यद्यपि तुम्हारे खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, मगर जहां जहां भी तुम रहे हो वहां कोई न कोई गंभीर अपराध अवश्य हुआ है। मैं अपने छोटे से मगर महत्वपूर्ण शहर में अमन चाहता हूँ, इसलिए कल सुबह तक इस शहर से दफा हो जाओ, समझे? अगर कल मुझे तुम्हारी सूरत इस शहर में दिखाई दे गई तो तुम्हारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसे चेतावनी देकर इंस्पेक्टर द्वार की ओर बढ़ा, मगर फिर तुरंत ही ठिठक गया। बाय द वे, साबुन के उस टुकड़े पर तुमने किसी बैंक लॉकर की चाबी की छाप तो नहीं उतारी थी? सुलभ किसी सदमे की हद तक चौंका। हे भगवान, यह पाजी तो किसी के मस्तिष्क को पढ़ने में कंप्यूटर की तरह है। इंस्पेक्टर बैरी ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाकर कहा, मेरे समक्ष इस तरह चौंकने वाले व्यक्ति अक्सर बाद में मुजरिम साबित होते हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे मस्तिष्क को कैसे पढ़ लिया। सुलभ का चेहरा किसी चट्टान की तरह कठोर हो उठा। नहीं इंस्पेक्टर, मैं सोच रहा हूं कि तुम जैसे 30 चालाक व्यक्तियों की मौत अक्सर एक साधारण सा हादसा बनकर क्यों रह जाती है। और इसके पश्चात इंस्पेक्टर बैरी को पलक झपकने का भी अवसर नहीं मिला। पिट पिट। ओह, अच्छा हुआ इस रिवॉल्वर पर मैंने पहले ही साइलेंसर चढ़ा रखा था, वरना इसके धमाके लोगों का ध्यान आकर्षित करते। इंस्पेक्टर बैरी जैसी प्रतिमा को इस कदर लाश में तब्दील होते देखना निश्चय कष्टदायक है। काश तुमने बैंक लॉकर की चाबी का जिक्र नहीं किया होता इंस्पेक्टर बैरी। इस अचानक पेश आए हादसे से सुलभ का मस्तिष्क विद्युतीय गति से क्रियाशील हो उठा। अब तुरंत इस लाश को किसी सुरक्षित जगह पर छिपाना होगा और तत्पश्चात इस फ्लैट को तुरंत खाली कर देना होगा। यह दीवान ठीक रहेगा। सुलभ ने फुर्ती से उस लाश को दीवान में डाल दिया। फिलहाल तो यही सुरक्षित जगह है। मैंने अपने जीवन में अनेक गुनाह किए हैं, मगर कभी किसी हत्या का इरादा तक नहीं किया था। ताज्जुब होता कि आज मैंने किस जीवन को
कैसे निर्दयता से समाप्त कर दिया। फिर वह फर्श से खून के धब्बे साफ करने लगा। अगर मीना को पता चल जाए कि सुलभ एक निरपराध का कत्ल कर चुका है तो क्या उसके मन में मेरे लिए घृणा उत्पन्न नहीं हो जाएगी। मैंने अपनी योजना को इतनी बारीकी से तैयार किया था कि इसमें लेस मात्र भी खतरा दिखाई नहीं देता था, इसलिए किसी की भी हत्या होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मगर बदकिस्मती से उस योजना का आरंभ एक हत्या के साथ शुरू हुआ है। अब सब ठीक है। सेठ रामदास को सूचित करूं कि योजना में किस कदर विघ्न पड़ गया है। निश्चय विनोद की किसी त्रुटि के कारण इंस्पेक्टर बैरी मुझ तक पहुंचा था। वह नंबर अंगेज था। सुलभ ने टेलीफोन क्रेडिल पर रखा तो तो तुरंत ही उसकी घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन। सुलभ ने रिसीवर तो उठा लिया, मगर मन में छुपी किसी अज्ञात सुरक्षा की भावना के अंतर्गत वह अपने मुंह से कोई शब्द न बोला। तब दूसरी ओर से पूछा गया, हेलो सुलभ। ओ, सेठ रामदास। कहिए सेठ जी। कमाल है सुलभ, तुम अभी तक फ्लैट पर ही हो जबकि शीला तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। सुनो सेठ, एक बहुत बड़ा घपला हो गया है और इंस्पेक्टर बैरी की लाश मेरे फ्लैट में पड़ी है। व्हाट? इंस्पेक्टर बैरी की लाश? यह सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? दुर्भाग्य से यह हकीकत है। इसके पश्चात सुलभ ने सारा किस्सा बयान कर दिया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। इससे तो लगता है कि इंस्पेक्टर बैरी को हमारी योजना की भनक लग गई थी। हाँ, उसके मुंह से निकली बैंक लॉकरी की चाबी की बात ने मुझे चौंका दिया था और मुझे मजबूरन उसे कत्ल करना पड़ा। अब उचित तो यह होगा कि इस योजना को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और मैं यह शहर तुरंत छोड़ दूं। नहीं सुलभ, यह योजना किसी भी कीमत पर स्थगित नहीं हो सकती और तुम भी मेरे इस काम को अंजाम दिए बिना इस शहर से बाहर कदम नहीं रख सकते। अचानक सुलभ का सवर करके सो उठा। तुम जानते हो सेठ रामदास कि सुलभ किसी की धमकियों के आगे विवश नहीं हुआ करता। मैं तुम्हें उन 10 लाख रुपए की याद दिला रहा हूँ जो तुम्हें मैं इस काम के बदले देने वाला हूँ, और अब से ठीक 1 घंटे पश्चात वह काम ही नहीं रह जाएगा। वो समझा। लेकिन इंस्पेक्टर बैरी की लाश, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि इस शहर में 2 दिन तक असली मौत का पता नहीं चलेगा। इस शहर में 2 दिन तक उसकी मौत का पता नहीं चलेगा। लेकिन अब तुम तुरंत निकल जाओ। अब से ठीक 1 घंटे बाद वह लॉकर खुलने वाला है। फिर मेरे पास न तो तुम्हें देने के लिए 10 लाख रुपए होंगे और न ही तुम्हारे पास करने के लिए काम। काम तो अवश्य होगा, क्योंकि यही काम तो मुझे मेरी जिंदगी के मकसद तक पहुंचाएगा, और मेरी जिंदगी का मकसद है मीना। ठीक है सेठ, मैं काम संभालता हूँ, तुम इस बैरी के किस्से को संभालो। यह कहकर सुलभ ने टेलीफोन रख दिया और मिनट भर पश्चात, शीला तुरंत बैंक चलो, हमें 1 घंटे से पहले अपने काम को अंजाम देना है। यह मुझे मालूम है, लेकिन तुम इतनी देर क्या करते रहे? ओह, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, मगर इस बारे में तुम कुछ और मत पूछना। मैं बैंक पहुंचने तक एकाग्र होकर कुछ करना चाहता हूँ। कार ड्राइव करते हुए शीला कनखियों से सुलभ की ओर देखती जा रही थी, जो कि साबुन की बट्टी में दगे एक सांचे को ध्यानपूर्वक देख रहा था। इंस्पेक्टर बैरी ने साबुन की बट्टी के इस भाग पर किसी बैंक लॉकरी चाबी की छाप की कल्पना की थी और उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तत्पश्चात सुलभ ने अपने कोट की ऊपरी जेब से एक पेन निकाला। लेड और एल्यूमिनियम के सेम मिश्रण से तैयार किया गया यह पेन मैंने पहले भी एक बार सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, और मुझे यकीन है कि इस बार भी मैं इसे एक चाबी की शक्ल दे पाऊंगा। इसके पश्चात उस विशेष गैस लाइटर में से कि निकलती तीखी लौ से अचानक ही कार का वातावरण बहुत गर्म हो गया वो उठा, और वह पेन मोम की तरह बूंद बूंद पिघलकर सांचे में बहने लगा। इसकी यह अदाकारी एहसास कराती है कि यह व्यक्ति एक उच्च कोटि का की मेकर है। सेठ ने इसे हायर करके कोई गलती नहीं की। सिगरी वह बूंद बूंद कर पिघलता पेन चाबी की शक्ल इख्तियार कर गया, और सुलभ ने तुरंत ही ठंडी हो चुकी वह चाबी सांचे से बाहर निकाल दी। वाह, बहुत खूब, बिल्कुल मेरी आशानुरूप। बस अब थोड़ा सा तराशना बाकी है। फिर सुलभ ने अपनी जेब से की रिंग निकाला और उसमें लटकती दिया सिलाई की एक तीली के आकार की मोटी मगर थोड़ी सी बड़ी रेती से उस चाबी को नफासत से तराशने लगा।
कितनी तन्मयता और नफासत है इसके काम में। इस चाबी को तराशते इसके हाथ किसी वायलिन वादक के से नपे तुले अंदाज में कैसी संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। वह बिल्कुल वैसी है जैसी इसे होना चाहिए था, और कामयाबी की चमक में उसका चेहरा खिल उठा। मिस्टर सुलभ, तुम्हारे चेहरे की चमक यकीन दिलाती है कि तुम उस लॉकर को सफलतापूर्वक खोल पाओगे, यकीनन अगर तकदीर दगा न दे। तुम्हारी सफलता की कहानियां बताती हैं कि तुम्हारी तकदीर ने कभी तुम्हें दगा नहीं दिया। तुम्हें क्या पता सिला, मुझसे मेरी तकदीर ने ही तो दगा किया है। बैंक के करीब पहुंचने पर शुभकामनाएं सुलभ। आशा है कि लौटते समय कामयाबी हमारे साथ होगी। मुझे तो कामयाब होना ही है, वरना मेरे जीने की चाह समाप्त हो जाएगी। मीना के बिना जीने की कल्पना ही मौत है। जरूर। और फिर सुलभ किसी व्यस्त व्यापारी के से अंदाज में बैंक की इमारत की ओर चल दिया। तुम सफल हो गए, मुझे यकीन है, लेकिन मुझे अपनी सफलता का भी यकीन है। उसने बैंक की सीढ़ियों पर पांव रखा ही था कि वातावरण में किसी की छींक की आवाज सुनाई दी। छी! सुलभ ठिठक गया। ओह, मनोज छींक। मैं उन इंसानों में से नहीं हूं जो फिजूल के अपशकुनों पर यकीन करते हैं, मगर इंसानी फितरत ही ऐसी है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हुए इंसान अनायासी शकुनों व अपशकुनों के घेरे में फंस जाता है। कहीं यह छींक मेरी असफलता की पूर्व चेतावनी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं अवश्य सफल होऊंगा। यह शकुन अपशकुन बेकार की बातें हैं। अपने दृढ़ आत्मविश्वास के तले किसी भी शकुन अपशकुन के एहसास को जबरन कुचलता हुआ सुलभ मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गया और किसी व्यस्त व्यापारी के अंदाज में मैनेजर के कमरे में प्रवेश किया। हेलो। क्षणिक औपचारिकताओं के पश्चात वह मैनेजर के समक्ष एक रजिस्टर में दस्तखत कर रहा था। अपनी इस योजना के अंतर्गत मैंने इस बैंक में किरण के नाम से अपना यह लॉकर खुलवाकर इस योजना को कितना सहज बना लिया है। कुछ ही देर पश्चात मैं इस बैंक को लाखों की चपत लगाने वाला हूँ। बैंक मैनेजर सुलभ के दस्तखत व लॉकर खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का अध्ययन करने में व्यस्त हो गया। अब इस बैंक के कायदे के अनुसार मैनेजर मेरे बैंक लॉकर की अपनी चाबी निकालकर अपने पीए विनोद को देगा ताकि मैं लॉकर खोल सकूं। मगर विनोद सेठ राम दास द्वारा हमारी इस योजना में सम्मिलित है। सुलभ की आशा और इस बैंक के कायदे के मुताबिक ऐसा ही हुआ। विनोद, मिस्टर किरण अपना लॉकर खोलना चाहते हैं, इनके साथ जाइए और इनकी सुविधा का ख्याल रखिए। यस सर। चलिए मिस्टर किरण। मैनेजर के समक्ष सुलभ को मात्र एक व्यावसायिक संबोधन से दिए गए विनोद के भाव बाहर निकलते ही एकाएक बदल गए। सुलभ, मैंने साबुन की बट्टी पर तुम्हें जो छाप भेजी थी उसके अनुसार बढ़िया की तैयार हो गई ने। और इंस्पेक्टर बैरी का क्या हुआ? उससे तुम्हारा टकराव तो नहीं हुआ था ने? अगर मैं इसे यह बता दूं कि इस योजना की कामयाबी के लिए इंस्पेक्टर बैरी का कत्ल करके यहाँ तक पहुंचता हूँ तो यह सदमे की हद तक आंतकित हो उठेगा। और इसका आंतकित होना इस योजना के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? विनोद संदिग्ध हो उठा, मगर सुलभ ने उसके चेहरे का अपने संदेह का फन तुरंत कुचल दिया। चिंता न करो, सब ठीक ठाक है। तुम्हारी भेजी छाप के हिसाब से मैंने लॉकर नंबर 151 की चाबी बना ली है, मगर चाबी बनाने से पूर्व ही तुम्हारी कॉल आ गई थी कि इंस्पेक्टर बैरी मेरे फ्लैट की ओर आ रहा है। इसलिए मुझे जल्दी से फ्लैट छोड़ना पड़ा और रास्ते में चाबी बनानी पड़ी। हालांकि चाबी को बनाने में थोड़ा कम वक्त मिला है, मगर मुझे विश्वास है कि चाबी बिल्कुल सही बनी होगी। सुलभ ने इंस्पेक्टर बैरी की हत्या के किस्से को बड़ी चतुरता से छुपा लिया। विनोद के चेहरे पर राहत और नए उत्साह के भाव उजागर हुए। ओह, शुक्र है कि इंस्पेक्टर बैरी का और तुम्हारा टकराव नहीं हुआ, और उसके टकराव से पूर्व तुम लखपति बनकर इस शहर को छोड़ चुके होगे। साथ साथ तुम्हारा उत्थान भी तो हो जाएगा। इस जैसे व्यक्ति उत्साह में बहुत अच्छा काम करते हैं, और इस समय इसमें भरपूर उत्साह है। जब मैंने इंस्पेक्टर बैरी की जीप तुम्हारे फ्लैट की लेन में दाखिल होते देखी तो समझ गया था कि इंस्पेक्टर बैरी को तुम्हारे इस शहर में मौजूद होने की भनक लग गई है। इसलिए मैंने तुम्हें टेलीफोन पर आगाह करना उचित समझा था। मैंने ठीक किया ने? हाँ, तुमने ठीक ही किया था। स्ट्रांग रूम के गेट पर पहुंचने तक
दोनों खामोश सोच के थे। गुड नून सर, गुड नून। उम्मीद है कि लौटते समय भी यह गार्ड हमें इसी तरह सलामी दे रहे होंगे, परंतु यदि मैं 1% भी असफल रहा तो यही सलामी स्थल मेरा समाधि स्थल बन सकता है। तुम्हें याद है ना कि लॉकर नंबर 151 तुम्हारे लॉकर से 2 लॉकर आगे है। अच्छी तरह यह व्यवस्था तो तुमने मेरे निर्देश पर ही की थी। फिर तो तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। इतनी कठिन व नाजुक परिस्थितियों ने में तुम्हारे उत्साह को बरकरार देखकर मुझे किसी भी असुविधा की गुंजाइश नजर नहीं आती। पहले अपना लॉकर खोल दूं ताकि विपरीत परिस्थितियों में बचाव की गुंजाइश रहे। और फिर वह लॉकर नंबर 151 के सामने आ पहुंचा। देखा मीना, सुलभ तुम्हारी चाहत में क्या से क्या बन गया है। और इसके साथ ही सुलभ ने मीना की तस्वीर अपने जहन में उतारते हुए उस लॉकर की चाबी दाईं ओर घुमाकर एक हल्का सा झटका दिया। क्लिक। वाह, बिल्कुल ठीक बैठी। लेकिन खबरदार सुलभ, अब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। वट? हिला नहीं, वरना मैं इसकी सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। ओह बेको, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो? इस समय तुम्हारी यह हरकत तो सारा खेल बिगाड़ देगी। नहीं, कोई खेल नहीं बिगड़ेगा सुलभ। यह खेल मैंने बड़ी सोच विचार के साथ आरंभ किया है। यह दगा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सेठ रामदास के साथ दगा करने का अर्थ है मौत। फिलहाल तो तुम अपनी मौत की चिंता करो सुलभ। मैंने इस योजना में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। वह लकड़ी का घोड़ा तुम इस लॉकर से निकालकर अपने साथ ले जाने की बजाय यहाँ इस लॉकर में रखोगे। इंस्पेक्टर बैरी के कातिल। अब सुलभ चौंका। हे ईश्वर, मैंने इस व्यक्ति के बारे में कितनी गलत कल्पना की थी। मान लो कि मैं यह घोड़ा इस लॉकर में रख दूं, फिर क्या होगा? फिर वह घोड़ा मेरा होगा। मैं इसे कभी भी आसानी से निकाल लूंगा। तुम शायद नहीं जानते कि थोड़ी देर पश्चात इस लॉकर का मालिक इसे खोलने आने वाला है। विनोद हंस दिया। यह कहानी तो मैंने सेठ रामदास को भ्रमित करने के लिए बनाई थी, जबकि सच्चाई है कि इस लॉकर का मालिक कुछ ही देर पहले न्यूयॉर्क के लिए उड़ चुका है। वह 6 मास से पहले नहीं लौटेगा और इन 6 मास में कुछ भी किया जा सकता है। ओह धोखेबाज, अगर मैं इस वक्त यहाँ शोर मचा दूं तो जानते हो क्या होगा? विनोद के चेहरे पर छाई दृढ़ता और अधिक गहरी होगी। कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी जाएगी। इंस्पेक्टर बैरी के कातिल, तुम क्या सोचते हो इंस्पेक्टर तुम तक ऐसे ही पहुंच गया था? नहीं, उसे मैंने तरकीब से तुम्हारे पीछे लगाया था। और अब तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने आरोप हैं कि अगर मैं तुम्हें गोलियों से छलनी भी कर दूं तो भी मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा गणित कीड़े, तुम अपने अभियान के नशे में भूल रहे हो। तुम अपने अभिमान के नशे में भूल रहे हो कि मुझ पर तनी इस रिवॉल्वर से तुम फायर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा इस तरह स्ट्रांग रूम में रिवॉल्वर लाना गैर कानूनी है। तुम्हें भ्रम हुआ है। यह रिवॉल्वर मैं बस इस बैंक की ओर से ही मिला हुआ है। लॉकर खुलवाने वाली बैंक अथॉरिटी इसे अपने पास रखे, ऐसा यहाँ का कायदा है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में इसे इस्तेमाल किया जा सके। अगर मैं यह घोड़ा इस लॉकर में रख दूं, तब क्या तुम मुझे यहाँ से जीवित बाहर जाने दोगे? हाँ, और फिर तुम जिंदगी भर दोबारा इस शहर में कदम नहीं रखोगे। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तब तुम्हें यह खतरा रहेगा कि बाद में कहीं सुलभ पुलिस के हाथों पड़ गया तो वह तुम्हारा भेद उजागर कर देगा। जबकि सुलभ को यहाँ कत्ल करके तुम सेठ रामदास से कोई भी कहानी गढ़ने के लिए स्वतंत्र होगे। मेरा दिल कहता है कि तुम यह घोड़ा सुरक्षापूर्वक हथियार लेने के पश्चात मेरा मेरा कत्ल करोगे। अब यदि अधिक मत सोचो, वह घोड़ा बाहर निकालो। बहुत अच्छा। और इसके पश्चात वहां कुछ ऐसा घटा कि विनोद को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। धोए। ओह! विनोद को पता ही नहीं चल सका कि कब सुलभ ने अपना साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकालकर उसके माथे के बीचों बीच एक सुराग बना दिया। इस तरह माथे के बीचों बीच गोली लगने से मौत बिना किसी चीख के आ जाती है। सुलभ तेजी से लॉकर की ओर झपटा। माफ करना मीना, यह तो अस्तित्व की लड़ाई थी। या तो वह नहीं था या मैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मीना कि तुम्हारा सुलभ जिंदा है।
सुलभ ने ब्रीफकेस उठाया और मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। मुझे एक बार फिर सोचना पड़ रहा है कि तुम जैसे अति चालाक व्यक्तियों का ऐसा असर क्यों होता है। और फिर वह सहज भाव से गार्डों के निकट से गुजर गया। शुक्र है यह समाधि स्थल निर्विघ्न पार हो गया। अब मुझे इस बैंक से बाहर निकलने में 20 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ठीक 20वें सेकंड पर ट्रेन ट्रेन मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड चौंक उठा। ओ, खतरे का अलार्म, तुरंत गेट बंद करूं। मगर सुलभ के कदमों में पर्याप्त तेजी थी। खट। ओह, अगर वह गेट बंद करने में सफल हो जाता तो मैं अपनी योजना के इस अंतिम चरण में असफल हो गया होता। शीला बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। सुलभ के बैठते हुए कार हवा के झोंके की मानिंद वहां से उड़ चली। और इससे पहले ही शहर भर में कहीं कोई नाकेबंदी हो पाती, वह कार शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर पहुंच चुकी थी। शाबाश शीला, अब हम सुरक्षित हैं। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। और अपनी योजना के इन तनाव युक्त क्षणों से गुजरने के पश्चात एक बार फिर मीना उसके ख्यालों में लौट आई। मीना, आज मैंने तुम्हारे डैडी के द्वारा हम दोनों के बीच खड़ी की गई दौलत की वह ऊंची दीवार गिरा दी है। सहसा कार रुक गई। क्या हुआ शीला? सर, वह लकड़ी का घोड़ा मुझे दे दो मिस्टर सुलभ। सुलभ का हृदय विचलित हो उठा। नहीं शीला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरे समक्ष वैसी परिस्थितियां उत्पन्न मत करो जैसे इंस्पेक्टर बैरी और विनोद ने की थी। इंस्पेक्टर बैरी और विनोद ने क्या किया था? उन्होंने कुछ ऐसी भूलें की थी जो उनकी जिंदगी की अंतिम भूलें साबित हुई। दुर्भाग्य से तुम बे के वैसी ही भूल दोहरा रही हो। ओ, तो क्या तुमने इंस्पेक्टर बैरी और विनोद की हत्या कर दी? मुझे मजबूरन उनकी हत्या करनी पड़ी क्योंकि उनकी भूलें एक समय थी। लेकिन अब तुम मुझे एक तीसरी हत्या के लिए विवश मत करो। तुम बोलते हो कि रिवाल्वर तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। बेबी, तुम्हें शायद पता भी नहीं चलेगा कि यह कब मेरे हाथों में आ जाएगा। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपना वह जादू। देखते तुम्हारा जादू पहले चलता है या मेरी गोली। गोली चली, लेकिन सुलभ का जादू पहले चल गया। धोएं। ओए, यह देखो, मैंने ठीक कहा था ना बेबी। शीला आतंकित सी हो कांप उठी। अभी धंधे के उसूलों के अनुसार मुझे तुम्हारा अविलंब कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारा कत्ल नहीं होगा। कैसे? शीला के गले में फंसी फंसी सी आवाज निकली। मैं इस काम के 10 लाख लेने वाला था, लेकिन सेठ रामदास की गलतियों के कारण मुझे इस काम में अत्यधिक जोखिम उठानी पड़ी है। इसलिए मैं सेठ रामदास से 15 लाख की डिमांड करूंगा और वह मुझे सहज दे भी देगा। और वह 5 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा। साथ ही तुम्हारी इस हरकत को भी भूल जाऊंगा। आतंकित शीला के चेहरे पर यकायक विस्मय के भाव उजागर हुए। तो तुम मुझे मेरी भूल का इनाम दे रहे हो? नहीं, मुझे एक और हत्या न करनी पड़े, इसकी कीमत चुका रहा हूं। यह कहते हुए सुलभ ने शीला को उसका रिवॉल्वर वापस कर दिया। शीला आश्चर्य से सुलभ को देखती रह गई, जैसे वह कोई अजूबा हो। और फिर उसकी आंखों के आगे सुलभ का चेहरा धुंधला गया, क्योंकि उसकी आंखों में नमी आ गई थी। सुलभ, कहीं वह नमी आंसू बनकर न बह निकले। शीला ने मुंह फेर लिया और चुपचाप इग्निशन में लगी चाबी घुमा दी। कार ने झटका खाया और फिर तूफानी गति से दौड़ने लगी। इस लड़की ने समझदारी से काम लिया है, मगर इस जैसी लड़कियों की समझदारी का कोई भरोसा नहीं। इससे बेहद सतर्क रहना होगा। कुछ देर पश्चात जैसे वह कार शहर से कोसों दूर एक सुनसान सड़क के किनारे स्थित सेठ रामदास के गुप्त फार्म हाउस के समीप रुकी। 2 हट्टे कट्टे व्यक्ति तुरंत वहां आ दमके। सेठ रामदास कहाँ हैं? वह हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों उन्हें हॉल तक ले गए। आओ सुलभ, उम्मीद है कि एक कामयाब सुलभ का स्वागत कर रहा हूं मैं। तुम्हें करना ही चाहिए सेठ रामदास, क्योंकि इस योजना में तुमने मुझे जिन लोगों का सहयोग दिया था वह सब धोखेबाज और कमीने साबित हुए। सुलभ के लहजे ने सेठ रामदास को चौंका दिया। साथ ही शीला की हड्डी में आतंक की एक तरफ लहर दौड़ गई। क्या कोई गड़बड़ होगी? वह लकड़ी का घोड़ा नहीं मिल सका? लकड़ी का घोड़ा तो मिल गया, मगर इसके लिए मुझे अपनी जान पर खेलना पड़ा, कहकर सुलभ ने सेठ रामदास को विनोद की करतूतों का सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया, मगर शीला द्वारा की गई दगा की कोशिश को बयान नहीं किया। ओह,
विनोद ने ऐसी दगाबाजी की। हाँ, और उसी की दगाबाजी के कारण मुझे हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए 2 बार विवश होना पड़ा। उस पर भी मैंने तुम्हारे काम को बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन अब मैं तुमसे 15 लाख लूंगा। 5 लाख उस खतरे का जो तुम्हारे द्वारा गलत आदमी का चयन करने पर मेरे समक्ष आया। तुम्हें 15 लाख ही मिलेंगे, लेकिन वह लकड़ी का घोड़ा तो दिखाओ। सुलभ ने वह लकड़ी का घोड़ा उसे दे दिया। वाह, इस लकड़ी के घोड़े की कीमत का सुलभ को कतई अंदाजा नहीं होगा। सेठ रामदास ने उस लकड़ी के घोड़े रूपी खिलौने का पेट तरकीब से खोला तो उसमें से अनगिनत बहुमूल्य हीरे निकलकर सेठ की हथेली पर बिखर गए। जानते हो सुलभ, इन हीरो की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है होगी, लेकिन मुझे अपने 15 लाख से मतलब है। सेठ रामदास ने गौर से सुलभ की ओर देखा। शेरा, हमारे धंधे में कहीं कोई ईमानदारी नहीं है, मगर तुम में दगा का कोई भाव नहीं है सुलभ। तुमने जो अतिरिक्त 5 लाख की मांग की है वह जायज है। थोड़ी देर पश्चात शेरा 2 ब्रीफकेस लेकर लौटा। यह लो सुलभ, तुम्हारा इनाम। वायदे के अनुसार 10 लाख मैंने पहले ब्रीफकेस में रखवा दिया था, बाकी के 5 लाख इस ब्रीफकेस में है। धन्यवाद सेठ रामदास। यह लो चिड़िया, यह तुम्हारा इनाम। सेठ रामदास ने शेरा से एक बैग मंगवाकर शीला की तरफ बढ़ा दिया, मगर शीला हथेली पर बिखरे हीरो को निहार रही थी। सेठ रामदास ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। क्यों, क्या इन हीरो को उड़ाने का प्लान बना रही हो? नहीं, यह कीमती हीरे तो तुम जैसे सेठों के पास ही शोभा देते हैं। यह कहते हुए शीला के दिल में जो असफलता की कसक थी, सुलभ उसे समझ गया। उसने शीला पर एक नजर डाली और सेठ रामदास से जाने की इजाजत मांगी। अब हम चलेंगे। वायदे के मुताबिक आपने हमारे लिए अन्य कार की व्यवस्था कर दी होगी। हाँ, जब तुम भारत पहुंचोगे तो कार तुम्हें तैयार मिलेगी। दोनों बाहर पहुंचे तो कार तैयार मिली। काफी देर तक सुलभ खामोशी से कार चलाता रहा। शीला भी चुपचाप उसके बगल में बैठी रही। फिर बोल उठी, हम उन्हीं हीरो को आपस में बांट भी तो सकते थे। सुलभ ने कार रोक दी। क्या हुआ? गेट आउट सर। तुम जैसी लालची व दूषित विचारों की लड़कियां घृणा के योग्य होती है। आउट। सुलभ के चेहरे पर झलकते आक्रोश को देखकर शीला सहमकर कार से उतर गई। और यह ब्रीफकेस भी उठा लो। शीला ने किसी आगे कारनी की भांति वह 5 लाख रुपए से भरा ब्रीफकेस कार से बाहर निकाल लिया। और अगले ही क्षण सुलभ ने कार स्टार्ट कर दी। बड़ा आया। विश्वास नहीं होता कि संसार में इस जैसे नमूने भी हैं। फिर उसने अपने ब्रीफकेस पर एक हसरत भरी नजर डाली और तेजी से एक और को चल दी। सुलभ निर्विघ्न बढ़ता रहा। अब मैं मीना को पालूंगा और अपनी जिंदगी के इस घृणित अध्याय को सदा के लिए भूल जाऊंगा। अरे मैंने सेठ रामदास को अरे मैंने सेठ रामदास से इंस्पेक्टर बैरी की लाश के बारे में नहीं पूछा। मेरे मस्तिष्क पर इस सनसनीखेज घटनाक्रम का इतना प्रभाव था कि मैं इस बारे में सोच ही नहीं सका। लेकिन मुझे विश्वास है कि सेठ रामदास ने अपने हित से जुड़े इस किस्से को संभाल लिया होगा और बैंक वाली घटना में पुलिस उस किरण नामक व्यक्ति की तलाश करेगी, जिसका लॉकर खुलवाने के लिए विनोद उसके साथ स्ट्रांग रूम में गया था। लेकिन वह कभी नहीं जान पाएंगी कि किरण सुलभ ही था। अर्थात मेरे फंसने के कहीं और चांस नहीं है, और ये अच्छा ही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे सुनहरे भविष्य पर मेरे भूत का कोई खौफनाक आतंक छाए। और 3 घंटे की लगातार ड्राइविंग के पश्चात सुलभ महानगर के एक आलीशान बंगले के सामने आ रुका। यह वही दहलीज है सुलभ, जहाँ से 2 वर्ष पूर्व तुम्हें दुत्कार कर बाहर निकाला गया था। और दुत्कारे जाने के पश्चात तुमने इसी दहलीज से एक सफर शुरू किया था, जो आज इसी दहलीज पर आकर खत्म हो गया है। फिर सुलभ ने उस आलीशान बंगले के एक कमरे में प्रवेश किया। गुड इवनिंग डॉक्टर भंडारी, तुम? और सुलभ ने नोटों से भरा वह ब्रीफकेस खोल कर डॉक्टर भंडारी के सामने रख दिया। यह क्या है? याद है डॉक्टर भंडारी, आज से 2 वर्ष पूर्व जब मैं इस दहलीज पर आपसे मीना का हाथ मांगने आया था, तो आपने कहा था कि मीना की परवरिश तुम्हारी तरह सड़कों पर नहीं हुई, इस आलीशान बंगले में हुई है, जिसकी कीमत 10 लाख है। और जिस दिन तुम एक ऐसा ही बंगला खरीदने के लिए क्या योग्य हो जाओ,
उसी दिन मीना की तरफ नजर उठाना, वरना कभी नहीं। आज मैं वहीं 10 लाख लाया हूँ कि आज इस वक्त इस दहलीज पर मैं आपसे मीना का हाथ मांग सकता हूँ। सुलभ के चेहरे पर कुछ ऐसा था कि डॉक्टर भंडारिया पलक उसे देखता रह गया। फिर उसके मुंह से एक मजबूर बाप का स्वर सुनाई दिया। जिस शख्स को हिंदुस्तान की सारी पुलिस ढूंढ रही हो, क्या वह शख्स किसी बाप से उसकी बेटी का हाथ मांगने का साहस कर सकता है? सुलभ बुरी तरह चौंका। डॉक्टर भंडारी के मुंह से निकले शब्द उसके लिए अकल्पनीय व अप्रत्याशित थे। लो देखो। शानदार समाचार। बैंक डकैती। इंस्पेक्टर बेरी तथा बैंक मैनेजर के पीए मिस्टर विनोद की हत्या में पुलिस को सुलभ की तलाश, जो एक मशहूर सेब कंपनी में 2 वर्ष पूर्व तक एक लॉक इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। पुलिस ने इस सिलसिले में शीला नाम की एक लड़की को 6 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। उसने अपना डकैती में शामिल होना स्वीकार कर लिया है, मगर उसने पुलिस स्टेशन में आते समय आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को विश्वास है कि हत्यारा सुलभ राजधानी की ओर भागा है। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? सुलभ ने समाचार पढ़ा और थके थके कदमों से वहां से बाहर निकल गया। काश 2 वर्ष पूर्व मैंने तुम्हें दुत्कारा न होता, तो आज ऐसी स्थिति न होती। डॉक्टर भंडारी से बातचीत के दौरान मैंने किसी की पदचापों को बाहर जाते सुना था। मैं उन पदचापों को पहचानता हूँ। वह निश्चित रूप से मीना की पदचापें थी। मीना को मेरे लौट आने का पता चल चुका होगा। निश्चय इस वक्त वह नदी के उसी किनारे पर मेरा इंतजार कर रही होगी, जहां से हमने कभी सुनहरे जीवन के सपने देखे थे। लेकिन क्या मीना को यह भी पता चल चुका होगा कि मैं एक डकैत व हत्यारा बन चुका हूँ? अगर नहीं तो पता चला होगा तो मैं उसे सच सच अगर उसे पता नहीं भी चला होगा तो मैं उसे सच सच बता दूंगा कि मुझे किन परिस्थितियों में यह सब करने पर मजबूर होना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे माफ भी कर देगी। तभी पी पी ओह, पुलिस सायरन। सुलभ ने रास्ता बदल लिया। सुलभ की कार कुछ ही दूर पहुंची थी कि सुलभ को एक पुलिस जीप दिखाई दी। पी पी ओह, मुझे घेरने का प्रयास किया जा रहा है। यह रास्ता भी बदलना होगा। और सुलभ ने कार एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी, मगर दोनों पुलिस जीपें उसके पीछे लगी रही। ओह, फासला कम होता जा रहा है। कच्चे रास्तों पर जीप कार से कहीं तेज दौड़ती है। फिर पुलिस जीप की ओर से फायरिंग आरंभ हो गई। धोएं धोएं। जिस अंदाज से ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि उन्हें मेरे कार में होने का पूर्ण विश्वास है। किस्मत से अंधेरा गिर चुका है और मुझे इस अंधेरा का लाभ उठाना चाहिए। इस विचार के साथ ही उसने अपनी कार की लाइट्स ऑफ कर दी और उस संकरी सड़क की बाईं ओर स्थित सैकड़ों फीट गहरी खाई की परवाह न करते हुए फुल एक्सीलेटर दबा दिया। अगले पल कार के इंजन ने एक भयंकर शोर किया। कार एक खाई में लुढ़कती चली गई। सर, कार खाई में गिर गई लगती है। तभी एक धमाका सुनाई दिया और समस्त वातावरण रोशनी से ना उठा। ओह, सैकड़ों फीट की गहराई में कार की पेट्रोल टंकी के फटने की आवाज कितनी भीषण सुनाई देती है। आओ अब चलें। उसकी लाश की खोज का काम अब सुबह ही आरंभ हो सकेगा। सर, अगर सुलभ जैसे खतरनाक अपराधियों को कुदरत इसी तरह सजाए मौत दे देती तो पुलिस कितनी बोरियत भरी अदालती कार्रवाई से बच जाए। हाँ, लेकिन कुदरत हमेशा ही तो ऐसा नहीं करती। अब परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी हैं। जब कल सुबह ने मेरी लाश नहीं मिलेगी तो एक बार फिर से मेरी खोज आरंभ हो जाएगी। लेकिन कल सुबह तक सुलभ मीना के साथ इस देश की धरती को सदा के लिए छोड़ चुका होगा। वही धरती जिसकी रक्षा के गीत सुलभ ने बचपन में गाए थे। यहाँ से नदी का वह किनारा ज्यादा दूर नहीं है। और सुलभ तेज कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो उसने चांदनी में निकट उभरी एक चट्टान पर मीना को लेटे देखा। ओह मीना, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। वह निकट पहुंचा तो उसने मीना के चेहरे पर एक विचित्र सी खामोशी देखी, जिससे उसका दिल कांप उठा। मीना, उसने पुनः पुकारा, मगर मीना जवाब देने के लिए जिंदा नहीं थी। ओह मीना, शायद तुम्हें सुलभ का यह रूप देखना गवारा नहीं हुआ। सुलभ निराशा व दुख के अनंत सागर में डूब गया।
ओह मीना, काश तुम जान पाती कि सुलभ ऐसा क्यों बना। और फिर उसके कदम नदी की ओर उठते चले गए। तुम्हारे बिना न तो जीवन की कोई कल्पना है और न ही कोई मकसद। शीघ्र ही उमड़ती नदी ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और अच्छी कॉमिक्स थी, सस्पेंस भी था, थ्रिलर भी थी, काफ़ी मज़ा आया इसको पढ़ने में। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।